नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर जहां पर आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए सबसे पहले देहरादून की ईसी रोड पर पहुंचे। वहीं निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य पूरे हो चुके हैं और जो कुछ कार्य अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी है और धीरे धीरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर अधूरे निर्माण कार्य हैं उन अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि जो भी गड्ढे खुले हुए हैं उन गड्ढों से पानी की निकासी करते हुए उनको भरा जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने चेताया कि अगर कहीं पर त्रुटि पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे एसी रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है। बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से यह है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहां स्लैब पड़ने चाहिए वहां स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी। वहीं रुड़की के नहर किनारे स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति ने बताया कि कल सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया था, जिसके बाद लक्सर खानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ देर रात तक प्रकाश होटल में अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठक कर वार्ता की गई। और इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए सांसद निशंक ने सभी अधिकारियों को कड़ाई से संसाधन बढ़ाने के लिए और स्थायी समाधान पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने के निर्देश दिए। देख के क्या क्या हो रहा है, तो फसल भी बहुत बड़ी नष्ट होगी और कहाँ ये सोलानी नदी का जो बांध टूटने की कगार पे है, तो सोलानी नदी का बांध भी तुरंत उन्होंने अभी तक संबंधित अधिकारी को फोन कर दिया। ये बांध क्योंकि वो बताया कि जो अब थोड़ा सा टूटा था उससे लक्सर भी 4-5 फुट तक था, पर अगर ये टूट गया जहाँ पे वो रिसरा था, ये टूट गया तो लक्सर लगभग 10 फुट के लक्सर तो इसलिए तुरंत इनकी चिंता करते और वहां से होते हुए ढेडेरा साउथ सिविल लाइन पहुंचे। जो सबसे ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रयास करने के बाद भी पानी कम नहीं होगा, क्योंकि वो इतना गहरा निकलता, किसी जेसीबी से निकलना, किसी चीज से निकलना। तो उसके लिए माननीय सांसद जी ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया अपने बच्चा जी के होटल में और तुरंत रात के 11:30 बजे तक वार्ता चलता पूरा निष्कर्ष निकालते हुए यही बताया कि सोल्यूशन केवल नाला बनाना है और कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि 5 लोग बुलाए थे वहां पे, भीड़ में कोई बात नहीं थी। 5 लोग बुलाने के बाद उनसे भी सहमति करी गई कि क्या हो सकता है। वहीं विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए सांसद अजय टमटा ने कहा कि वर्षा काल चल रहा है, आपदा से बंद सड़कें कम से कम समय से खोली जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं में त्वरित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद टमटा ने आपदाग्रस्त सभी बंद सड़कें तत्काल खोलने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री आवासों को भी सभी सुविधाओं से लैस करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन के सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। इसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में अब तक 336 करोड़ अवमुक्त किए हैं।
भी डिपार्टमेंट की बैठक ली गई है और खासतौर पर चूंकि आपदा को देखते हुए पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बाधित हुई हैं उनके तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार से मिलने वाली लोगों के पैसे को तुरंत तत्काल उनके कार्यों को अच्छा करें, गुणवत्ता युक्त करें और हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कों के अलावा जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसमें भी हमने सीआरएफ का पैसा दिया है। उन सड़कों को हमने स्वयं आज देखा भी है, उसमें भी गुणवत्ता आए और नालियाँ बने, कवर बने, कलवर्ट बने और साइड की जो है बैरिकेडिंग भी हो, इसको भी आज हमने दिया है। लगभग 340 करोड़ रुपया बागेश्वर जनपद में पेयजल के लिए दिया और भारत सरकार ने जिस प्रकार से मिशन मोड में काम करने का, शौचालय का, लोगों को बिजली देने का, वैसे ही सबको पानी देने का जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम है, इसलिए मार्च तक सारे कार्यों को पूरा कर दिया। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी एक धोखा है, देश की सुरक्षा संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी की यह यात्रा अग्निवीर योजना के विरोध को केंद्र में रखकर निकालेगी, जो राज्य में 50 से 60 दिन तक चलने वाली है, जिसमें राहुल गांधी यात्रा में 10 दिन तक भाग लेंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले या कितनी भी भ्रम अफवाहें फैला दे, देश में ये असली वीडियो सुना युवा में जोश भरने वाली योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। ये राहुल गांधी जी हमारी पदयात्रा में लगभग 10 दिन रहेंगे और अग्निवीर योजना को लेकर ये यात्रा है क्योंकि इसकी दुश्वारियां हैं, देश की सीमाएं कमजोर हुई हैं, देश की सेना कमजोर हुई है और राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की इसको लेकर। उन्होंने कहा कि ये सैनिक बहुल क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ से हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज पे है और इसका दुष्प्रभाव हमारी इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, राष्ट्र की सीमाओं में भी पड़ रहा है, गांव से इससे पलायन भी बढ़ेगा, इस बात की उनको चिंता है। और राहुल गांधी जी ने कहा है जो 50-60 दिन की आप पदयात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे उसमें 10 दिन कम से कम प्रतिभाग राहुल गांधी जी भी करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाएगा। देखिए, इनके पद यात्रा के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 कदम जो चल न सके, रफ्तार की बातें करते हैं, पायल का जिनको पता नहीं झनकार की बातें करते हैं। चाहे कितनी भी पद यात्रा कर लें, चाहे कितनी भी भ्रामक अफवाहें फैला दे देश में, लेकिन जो ये अग्निवीर की योजना है, ये युवाओं के प्रति जोश में भरने वाली योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है, इससे युवाओं के भविष्य का उज्जवल रहेगा। तो ये जिस प्रकार से भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, तो वो अपने चीजों को याद करें कि इतिहास ने वो चीज भी देखी थी जिस प्रकार से इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया था और आपातकाल वाली चीजें भी देखी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री एवं चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली पहुंचकर मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा के चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय, सहयोग और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में राज्यमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सड़क अवरोध होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम रखते हुए उनको सुचारू किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उनको खोलने के लिए भी तेजी से काम किया जाए। देखिए, आज जनपद चमोली में सभी रेकी विभागों के हम बैठक कर रहे हैं और इसमें जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हुई, सरकार पैसे की भी कमी नहीं है और रिस्पॉन्स टाइम हमने कहा कि एनएच को खुलने का 5 घंटे करेंगे और बाकी जो हमारा स्टेट हाईवे वो 2 घंटे में खुलनी चाहिए। जो हमारी गांव की सड़कें हैं वो 1 घंटे में खुलनी चाहिए। तो इसके लिए जितनी भी जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पैसे की दिक्कत होगी वो भी ठीक किया जाएगा। दूसरा, कहीं अगर पाइप टूट गया
तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं और आज उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हम भुवनेश्वर में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी आपदा में कुछ भी क्षति हुई होगी उसको जो है सरकार की तरफ से पूरा वहीं चमोली में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य मंचन के साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सूबे के उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। उच्च शिक्षा मंत्री ने युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित युवा उत्सव 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी खासे उत्साहित नजर आए। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। वहीं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मेरा नाम निवेदिता गौड़ है। ये मेरे साथ में अर्पिता गंजवाल, ये मेरी जूनियर है। हम राजकीय नर्सिंग कॉलेज पटियाला की छात्रा हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पे मतलब नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कार्यक्रम है, तो उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं। तो हमने सोचा हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमें लगता है ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए ताकि सबको मौका मिले, जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको भी मौका मिले। और तो मैंने यहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, और जो मेरे साथ है इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। जो कि मैं आज यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम देने आई हूँ, और यहाँ का मतलब जो बहुत ही अच्छा रखा गया है, यहाँ बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया गया है। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ डांस परफॉर्म करके। और हम यहाँ युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है, तो हम यहाँ से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोपेश्वर से प्रतिभाग किया है। अभी तक हमने यहाँ पर अभी हो गया हमारे यहाँ फाइनल, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम करके। धन्यवाद। सरकार के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज़ादी के अमृत काल में पूरे युवा कल्याण मंत्रालय को ये अभियान दिया है कि वो सभी जिलों में जो है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 पर्व बनाए। और इसके तहत आज यहाँ चमोली जिले में नेहरू युवा कल्याण के द्वारा एक बड़ा अभिनव प्रोग्राम किया गया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा यह है कि बच्चे गांव से लेकर देश का निर्माण हर क्षेत्र, और इसीलिए उन्होंने कहा कि लोकल से ग्लोबल की ओर जाना है। आज गोपेश्वर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने 5 गतिविधियां करवाई हैं, जैसे सांस्कृतिक गतिविधि, भाषण, पेंटिंग, कविता और फोटोग्राफी। और जो भी इसमें प्रतिभागी जीतेंगे वो हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, और राज्य स्तर पर जो जीतेंगे वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसमें वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बीच हमारे जो यहाँ पे प्रतिभागी थे 200 प्रतिभागी थे पूरे। पौड़ी विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों की प्रगति को जाना, और उन्होंने जनप्रतिनिधियों की उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं इस दौरान बैठक शुरू होते ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अनावश्यक रूप से बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल अधिकारी, नामित जनप्रतिनिधि और पत्रकार ही रहेंगे। सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने बताया कि विभागवार समीक्षा करते हुए सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं इस दौरान बरसाती सीजन को देखते हुए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए। इन बैठकों में आते हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पर रखते हैं। विभागवार जो भी हमारे विकास खंड की समस्याएं होती हैं, तो ज्यादातर समस्याएं हमारी जो है यहाँ पर हल नहीं हो पाती है, और बार बार हम एक ही मुद्दे को जो है कई मीटिंगों में रखते हैं, और कई विभागों के साथ हम लोगों का जो है
जद्दोजहद होती है कि भाई हमारे यहाँ हमने पिछली बार आपके पास शिक्षा के लिए कहा था, स्वास्थ्य में कहा था और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक विभाग से जो है हम लोगों को बार बार यहाँ पर बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ये काम हमारे पूर्णतः जो है हल नहीं होते। कुछ हो जाते हैं और कुछ जो है नहीं होते। इन बैठकों में आते हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पर रखते हैं। विभागवार जो भी हमारे विकास खंड की समस्याएं होती हैं, तो ज्यादातर समस्याएं हमारी जो है यहाँ पर हल नहीं हो पाती है और बार बार हम एक ही मुद्दे को जो है कई मीटिंगों में रखते हैं और कई विभागों के साथ हम लोगों का जो है जद्दोजहद होती है कि भाई हमारे यहाँ हमने पिछली बार आपके पास शिक्षा के लिए कहा था, स्वास्थ्य में कहा था और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक विभाग से जो है हम लोगों को बार बार यहाँ पर बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ये काम हमारे पूर्णतः जो है हल नहीं होते। कुछ हो जाते हैं और कुछ जो है। वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी के सेरा मालकोटी के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीण मनोज भंडारी ने कहा कि आजादी के बाद अब पहली बार सेरा मालकोटी के सड़क का कार्य प्रारंभ होना है, लेकिन सड़क के समेत खड़ना को लोक निर्माण विभाग बदल रहा है, जिसको लेकर एसडीएम संतोष पांडे ने मौके पर लोक निर्माण विभाग के एई का जवाब तलब करते हुए नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। इस सड़क के किसी भी कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं ग्रामीण एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुए और खुशी व्यक्त कर एसडीएम का आभार भी जताया। हम इस संदर्भ में आए थे आज यहाँ तहसील में एसडीएम साहब के पास, ताकि पोखरी ब्लॉक में हमारा काफी दुर्गम क्षेत्र है, सेरा मालकोटी और तुंगेडांग। तो हालांकि यहाँ रोड की सर्वे हुई थी, स्वीकृति इसको 2018 में मिली थी और 2018 वाले स्वीकृति मिलने पर ना तो उस रोड पर रोड गई और अभी हालांकि पीडब्ल्यूडी पोखरी की तरफ से उसमें कार्रवाई हुई और पिलर भी जो है गलत दिशाओं में जो गाँव को टच नहीं कर रही थी। इस संबंध में आए थे हम एसडीएम साहब के पास और एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि गांव को मैं गांव की समस्याएं लेके यहाँ पे एसडीएम साहब के पास आए थे और पूरे ग्रामीण लोग भी आए थे, जिससे हमारी समस्या ये थी कि रोड पे कुछ कर्मचारियों द्वारा मनमानी चल रही थी और उस मुद्दा को लेके यहाँ पे एसडीएम साहब के पास गए। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि रोड सही अलाइनमेंट पे और सेरा होते हुए ये जूनियर स्कूल होते हुए जाएगी और पूरी। वहीं हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी व्यक्ति की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला ने पूरे हत्याकांड की साजिश रची। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल महिला समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार वहीं हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की करवाई गई हो। इस हत्याकांड में
महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला का नाम डॉली उर्फ माही बताया जा रहा है, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माही समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मृतक अंकित चौहान का माही के साथ संबंध भी था। माही अंकित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। पंद्रह तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका वहीं हरिद्वार के 2 पुलिस पेट्रोलिंग पुलिसकर्मियों को गोली मारकर भागने वाले 1 लाख के इनामी कुख्यात को उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने कई राउंड फायर किया था, जिसमें चीता पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 4 को पुलिस और एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना में शामिल रहे 5वें अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जिसे देहरादून के विकास नगर के कुंजवाग्राम से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के सख्त निर्देश हैं कि उत्तराखंड में जितने भी गैंगस्टर और कुख्यात इनामी हैं, उनको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, अक्टूबर 2022 में लक्सर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों के द्वारा जो चीता पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर फायर किया था, जिसमें 2 कांस्टेबल्स हमारे घायल हुए थे। तो उस घटना में 5 जो अपराधी थे वो लोग संलिप्त थे, जिसमें से 3 को उस समय पर कुछ घटना के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 लोग थे जावेद और फुरकान, जो एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। तो 15 दिन पूर्व ही इसमें से फुरकान को, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, एसटीएफ की टीम के द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया गया था। अब इसमें जो बचा हुआ था 1 लाख का इनामी जावेद, इसको भी आज हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा कुंजाग्राम विकासनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तो पुलिसकर्मियों को गोली मारकर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी था, जिसकी तलाश में पुलिस काफी दिनों से थी। बता दें कि कुल मिलाकर यूपी और उत्तराखंड में इस आरोपी के खिलाफ 15 मामले दर्ज थे और अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते लंबे समय से ये आरोपी फरार चल रहा था और जिसकी तलाश लगातार जारी थी और इसी दौरान पुलिस के हाथ सफलता लगी और पुलिस ने 1 लाख के इस इनामी बदमाश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो यूपी और उत्तराखंड में 15 मामले इस आरोपी पर दर्ज हैं, जो कि 1 लाख रुपए का इनामी है। इसके साथ ही बता दें कि पुलिसकर्मियों को गोली मारकर फरार हो गया था ये आरोपी, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।